सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोगों के इकोनॉमिक जस्टिस सीरीज में फिर से हमारे मेहमान श्री राजू पांडे जी और शत्रुघ्न सिंह यादव जी आए हुए हैं, तो इस पर चर्चा हम लोग जारी रखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने सुना था कि आपका जो गेहूं होता है, चावल होता है, शुगर होता है, उससे रिलेटेड जो है चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे हम लोगों ने ये जाना कि गेहूं से रोटी बनती है, ब्रेड बनता है, बहुत सारे खाने की सामग्री बनती है, चावल से बनता है। उसी तरीके से शुगर, चीनी से भी बहुत सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनती हैं, बहुत सारे आइटम्स बनते हैं जो हम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोगों के दिमाग में एक नई चीज आ रही है कि जैसे यदि हमारे घरों में पैसा रखा है, रुपए रखे हैं, तो उन पैसों से कौन कौन से उत्पाद बनाया जाए, उन पैसों से कौन कौन से मैन्युफैक्चर करके क्या क्या चीजें उत्पाद बनाई जाए, जो पैसे के उत्पाद जिसको मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। आज की सरकार जो है उस पैसे के उत्पाद को मार्केट में कैसे लॉन्च कर रही है और उसको रेगुलेट करने के लिए कौन कौन सी एजेंसीज हैं। जैसे हम सेबी की बात करेंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी तरीके से भारत के अंदर कौन कौन से रेगुलेटरी बॉडी हैं जो हमारे पैसे के उत्पाद को रेगुलेट करती हैं। तो मैं सीधे राजू पांडे जी के पास जाना चाहूँगा कि आप मेरे दर्शकों को बताइए कि आज के समय में जो है पैसे, रुपए के कौन कौन से उत्पाद मार्केट में अवेलेबल हैं कि हर आदमी को उन पैसे के उत्पाद को खरीदे और अपना काम करे। राजू जी प्लीज। तो मैं राजीव पांडे, बीएससी एलएलबी, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जैसे आपने कहा कि किसी गेहूं से रोटी बन जाती है, अन्य चीजें बनती हैं, तो रुपए से क्या क्या बन सकता है, यही ना प्रश्न? हाँ, यही प्रश्न। तो जो रुपए से क्या कर सकते हैं कि रुपए को अगर आपके पास कुछ समय है जी तो आप उसको कहीं निवेश कर सकते हैं जी तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। जी इन्वेस्टमेंट जो होता है, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन होती है, इन्वेस्टमेंट इज ए पोस्टपोन्ड कंजम्पशन। जी तो इन्वेस्टमेंट इज ए पोस्टपोन्ड कंजम्पशन। जी जी तो आइए तिवारी साहब बैठिए, एक रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं बैठ जाइए, अच्छा लगेगा, इंटरेक्टिव सेशन है। नमस्कार। तो इन्वेस्टमेंट की आप सर का एक जो है संक्षिप्त परिचय करा दीजिए। सर का संक्षिप्त परिचय हो जाएगा कि आप हमारे बीच आए हैं बहुत मूर्धन्य कवि श्री जनेश्वर तिवारी जी। ये आप जनेश्वर तिवारी साहब हैं और हमसे सीनियर है, लेकिन मुझे अपना मित्र कहते हैं। तो मुझे गर्व है कि मेरी आपसे मित्रता है। आप एचएएल में अधिकारी रहे? एचएएल से रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त हैं, करीब 7-8 साल हो गया है ना सर? और अब बहुत बढ़िया कविता लिखते हैं, बहुत बढ़िया कविता लिखते हैं। तो अभी इसी में इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए कोई कविता भी इसी में हो जाएगी। जी क्योंकि सत्र जो है रोचक होना चाहिए। जी तो जो है मजा भी आए जी और इन्वेस्टमेंट भी हो। जी। तो मैं ये कह रहा था कि मैं समझ गया आपका प्रश्न। तो पैसे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं कह रहा था इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है, तो इन्वेस्टमेंट इज ए पोस्टपोन कंजम्पशन। तो यदि आप कंजम्पशन को पोस्टपोन कर देते हैं तो आप सोचते हैं कि मुझे ये दिक्कत है, मतलब कार नहीं रहेगी मेरे पास, तो चलो बिना कार के काम चलाता हूँ, मैं इसको कहीं लगा देता हूँ। तो अगर वो पैसा आपका खूब सारा बढ़ जाए, बहुत, मान लिया कार 4 लाख की है, आपने पोस्टपोन कर दी और अगले साल जब आप लेने के लिए गए तो आपका वो 4.5 लाख की कार हो गई, लेकिन उधर जो पैसा 4 लाख लगाए थे वो 440 हो गया। तो आप कहेंगे कि साल भर बाद साल भर तक मैंने कार का उपयोग भी नहीं किया और मुझे उस पैसे से आगे नहीं दिए, 10,000 रुपए जोड़ना पड़ रहा है। इसलिए हर जगह इन्वेस्टमेंट इतना होना चाहिए कि जो इन्फ्लेशन से ज्यादा हो। तो इन्फ्लेशन एक अदृश्य शक्ति है जो कि हमारे पैसे की पावर को कम करती है। जो आज 1 लाख रुपया है वो अगले साल 95,000 हो जाएगा, उसके अगले साल उसकी कीमत 90,000 हो जाएगी। आप 5-6 हजार 7,000 आप उसकी घटाते चले जाइए। 30 साल में 1 लाख रुपया की आज इस समय कीमत केवल 1 रुपए, 100 रुपए की कीमत केवल 1 रुपए ऐसे 20 पैसे रह गई है। जी सर, इन्फ्लेशन को थोड़ा सा हिंदी में बताएं दर्शकों को, ताकि इन्फ्लेशन जो है वो मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति भी एक टेक्निकल शब्द है, आसान शब्द कोई है नहीं। आसान शब्द है महंगाई।
हैं। और जिसके लिए कहा गया महंगाई डायन खाए जाते हैं। जी जी। सैया तो हम हमार बहुत ही कमात है। बिल्कुल। तो आप तो पूरा काम कर रहे हैं, लोगों की तनख्वाह पहले लोगों ने सोचा नहीं था। सर आपने जब नौकरी मिली होगी तो हो सकता है 1000 वेतन रहा हो। नहीं और कम 300 350 था। 350। मैंने जब नौकरी शुरू की 1992 में तो मेरा वेतन भी ऐसी 2600 था। तो उस समय 2600 में जो आता था ना वो आज नहीं आता। मेरे बाबूजी बताते हैं कि 95 साल होकर के उनकी डेथ हो गई 4 साल पहले। तो बाबूजी बताते हैं कि जब हमारी नौकरी लगी थी तो इस तरह से वेतनमान था कि 30 और डैश 15-45, मतलब उनको लगता था 45 रुपए पे हम रिटायर हो जाएंगे। तो सर जो मेरा तो ये महंगाई इतनी थी कि वो शायद 1.25 लाख के 1 लाख पता नहीं कितना जो है वो लोगों का वेतन हो जा रहा है। हाँ। लाखों रुपए का वेतन हो जा रहा है। तो सर जो मेरा जो सवाल था कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या क्या है, जैसे हम लोग मार्केट में देखते हैं कि इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, स्टॉक। दूसरी तरफ एफडी है, आरडी है, और हमारे डेब्ट है, बॉन्ड है। ये बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। तो हम चाहेंगे वन बाय वन करके एक एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस किस तरीके से जो है एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है आज के समय में? देखिए इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, लेकिन इंश्योरेंस को सेविंग का माध्यम नहीं समझना चाहिए। जी बीमा कंपनी से बीमा लेना चाहिए। तो जैसे आपकी उम्र मान लीजिए 35 साल है, जी तो आप अगर 1 करोड़ का बीमा कराते हैं तो मुश्किल से 26-28 हजार रुपए साल भर की आपकी हर साल आपको देना पड़ेगा। तो आपके जैसे व्यक्ति ने किसी ने बीमा लिया, अगर कुछ हो गया तो उसके घर वाले को इतना रुपया मिल जाएगा कि उसके बीवी बच्चे खाए पिएंगे, कम से कम अपना किसी तरह जीवन यापन कर लेंगे। तो करोड़, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ जैसी जिसकी कमाई हो वैसा उसका बीमा होना चाहिए। जैसे सालाना आमदनी अगर आपकी 10 लाख है तो आप समझ लीजिए कम से कम 1 करोड़ का बीमा होना चाहिए। सालाना आमदनी का 10। ठीक है सर। तो इसी के आगे बढ़ते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो किस तरीके से फाइनेंशियल प्रोडक्ट है और कितने तरीके का म्यूचुअल फंड आज के समय में मार्केट में अवेलेबल है, और उनका जो है क्या मतलब जो सिक्योरिटी, जैसे जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन म्यूचुअल फंड को कैसे रेगुलेट करती है? जैसा कि लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा मेरा डूब जाता है, जुआ होता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आपका म्यूचुअल फंड कितने तरीके का होता है और सेबी कैसे रेगुलेट करती है इसको, थोड़ा इसके बारे में आप डिटेल में बता दें। म्यूचुअल फंड जो है कैसे रेगुलेट होता है बता देता हूँ। सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, तो वो बड़ा नया कानून है। जैसे ये म्यूचुअल फंड दूसरे विकसित देशों में 100 साल से चल रहे हैं, 100 साल से ऊपर। भारत में ये जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज सेबी का है एक्ट, भूल गया समय इसका, मुश्किल से 15 साल का है। जी तो जब भारत का संविधान लिखा गया तो बहुत सारे देशों के संविधान मिला करके लिखा गया, जी। अच्छा संविधान हो गया। इसी प्रकार से सेबी एक्ट में जिन देशों में गड़बड़ियां हो चुकी थी उन सबको सामने रखते हुए एक्ट लिखा गया। इसलिए ये एक्ट बहुत ही कड़ा है। इसमें केवल कुछ थोड़े बहुत लोग कुछ बच पाए, ज्यादातर लोग इसमें गड़बड़ी करने पर फंस जाते हैं। तो सेबी का एक्ट बहुत ही अच्छा है। सेबी देखता है कि म्यूचुअल फंड के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वॉच डॉग है वो, और वो पनिशमेंट भी देता है। जी और वो कोई भी बात होगी तो क्रिमिनल आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। अभी एक्सिस म्यूचुअल फंड में भी हुआ, तो वो पता चला कि वो लोग जो है डिस्क्लोज कर दे रहे हैं, जी। तो उनके फंड मैनेजर्स को हटाया गया, बाद में एक्सिस लोग को हटा दिया। सर सेबी पूरी निगाह रखता है, आप बहुत आराम से शांत भाव से बैठ सकते हैं। सेबी देख रहा है। तो सर जो म्यूचुअल फंड कितने तरीके का होता है? इसको म्यूचुअल थोड़ा फंड बताएं। मुख्यतः 2 तरीके के होते हैं। एक म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि शेयर्स में पैसा लगाते हैं, जी और दूसरे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं आपका पैसा लेके, या बॉन्ड वगैरह खरीद लेते हैं, या कंपनियों को उधार दे देते हैं। तो 2 प्रकार के हैं, ऋण वाले और एक शेयर खरीदने वाले। और इसके अलावा बहुत सारी और कैटेगरीज हैं जिनमें कि मिक्सचर होता है। जैसे आपको कम क्षमता है रिस्क लेने की, लार्ज कैप नहीं वो तो एक चीज है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपकी क्षमता कम है रिस्क लेने की, आपके पास पैसा 2-3 साल के लिए है, जी तो ऐसी योजना में डाला जाता है जिसमें 20-30% ही शेयर लिया जाए, बाकी का एफडी बॉन्ड लिया जाए। यदि जैसे जैसे समय आपके पास ज्यादा है, 4 साल, 5 साल, 6 साल का है, वैसे वैसे शेयर की मात्रा उस म्यूचुअल फंड स्कीम में ज्यादा बढ़ा दी जाती है। दूसरी है कैटेगरी है कि लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। बड़ी कंपनियों में लगाता है पैसा, वो लार्ज कैप कहलाता है। जो मझली में लगाता है वो मिड कैप, स्मॉल कैप में छोटी में लगाता है। फिर अन्य भी है, मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है। तो ये आपका जो निवेश सलाहकार होगा, जैसे मैं इसका काम करता हूँ, जी। तो इसको महीन बात के लिए आपको उनसे संपर्क करना होगा। तो
सर एक चीज और बता दीजिए, जैसे जो म्यूचुअल फंड है, तो इनके सामने भी एक जो टारगेट होता होगा जिसको हम बेंच मार्क करते हैं कि मेरी म्यूचुअल फंड की एजेंसी या मेरा म्यूचुअल फंड जो है अपने बेंच मार्क इंडेक्स को बीट कर दिया। जी जी जी। तो ये क्या है, बेंच मार्क इंडेक्स क्या है कि देखिए, जब 1979 में भारत सरकार ने, अमेरिका की कंपनी है स्टैंडर्ड एंड पुअर, भारत विदेश में जो एक इंडेक्स है S&P 500 बोलते हैं, जी तो स्टैंडर्ड एंड पुअर कंपनी से कहा कि भारत में एक इंडेक्स बनाइए, जैसे आप दौड़े तो पता तो लगे कि आप कितना अच्छा दौड़ रहे हैं। जी तो मालूम चला कि 100 मीटर दौड़ने में जो बड़े धावक हैं वो 8.5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड में दौड़ते हैं। अगर आप 11-12 सेकंड में दौड़ रहे हैं और आप यंग हैं, 30-35 साल तक के हैं, तो आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, तो एक मानक बनाया जाता है। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर कंपनी ने मानक बना दिया और वो बनाया कि ये वैल्यू रहेगी सेंसेक्स में, उसका नाम दिया सेंसेक्स, उसमें 30 शेयर हैं। जी इसी तरह निफ्टी का 50 का है, इसी तरह कई सारे सेंसेक्स हैं, अब कई सारे इंडेक्सेस हैं। अब जैसे कोई निवेश करना है, मान लीजिए मिड कैप में निवेश करना है, तो मिड कैप का इंडेक्स है, तो जिसमें कि 150 शेयर मिड कैप के होते हैं, तो वो मान लीजिए एक साल में 11% बढ़ा, तो जो आपका स्कीम है कोई म्यूचुअल फंड वो अगर 11 से अच्छी बढ़ती है तो कहेंगे अच्छा चल रही है, अगर 11 की बजाय वो 9-8 बढ़ेगी तो कहेंगे ये इंडेक्स से नीचे चल रही है। इस तरह से इंडेक्स से फॉलो करना पड़ता है इन लोगों को, म्यूचुअल फंड स्कीम्स को। मुझे सर एक बात आपने कही कि जो है म्यूचुअल फंड दो तरीके के होते हैं, एक में शेयर इन्वॉल्व होता है और एक में नहीं होता है। तो क्या जो शेयर इन्वॉल्व होता है जिन म्यूचुअल फंड में, तो जो म्यूचुअल फंड के जो डील करते हैं वो लोग अपनी इच्छा के अनुसार वो शेयर खरीद सकते हैं मार्केट से? देखिए, इच्छा तो कर ही सकते हैं, इच्छा से ही कर सकते हैं, लेकिन इच्छा उनकी सारी की जो कुछ भी होगी वो जनता के हित में होगी। जैसे डॉक्टर अपनी इच्छा से तो दवाई लिखता है जी जो उसका मन करेगा, लेकिन वो क्या लिखता है दवाई, जो कि मरीज के हित में है। जी अपनी वो इच्छा जो मरीज के हित में ना हो वो डॉक्टर नहीं कर सकता। इसी तरह फंड मैनेजर भी अपना ज्ञान, बुद्धि और ईमानदारी लगाते हुए वो अच्छे अच्छे शेयर सर, खरीदते तो हैं। उनका आपने एक एक बार प्रोसीजर कहा है। था कि लार्ज कैप और स्मॉल कैप और जो है मिड कैप, तो क्या इसमें कोई बाउंडेशन है कि आप लार्ज कैप में इतना इतना जो परसेंटेज रखेंगे, ये स्मॉल कैप ऐसा में है इतना? कि पहले नहीं था ज्यादा, तो 2-3 साल पहले ये फाउंडेशन आ गई, 18 में शायद आई थी। जी तो इसमें क्या हो गया, जैसे लार्ज कैप है तो आदमी को समझ में आना चाहिए कि ये लार्ज कैप फंड है। मान लिया तिवारी साहब हैं, इसमें लगभग मान लिया 70 के होने जा रहे हैं, जी तो मैं आपको कोई फंड देता हूँ लार्ज कैप का मतलब कि जो लार्ज कैपिटल है, जिसमें जिन जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है भारत की सबसे वे ज्यादा कंपनी मूल्यवान जिनका जो कंपनी है है। मतलब तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के सारे शेयर की वैल्यू जोड़ा जाए तो लगभग 16 लाख करोड़ होगी। HDFC बैंक करीब 10-11 लाख करोड़, TCS 12-14 लाख करोड़, ये ये सब इनकी large वैल्यू cap होती के है। तो company। कैपिटल तो घटते क्रम में लिख लीजिए, जी 16 लाख करोड़ रिलायंस भी, TCS मान लीजिए 13-12 लाख करोड़, HDFC 11 लाख करोड़, ऐसे करके लिए 30वां जब आ जाए तो 31वें के ऊपर के 30 के जो होते हैं वो लार्ज कैप है। तो एक नियम बनाए गए, उसमें ये हुआ कि जो लार्ज कैप फंड है तो वो 80% शेयर अपने वो उसी Large टॉप cap 30 में लेगा, share। टॉप 30 शेयर्स लेगा, बाकी कहीं ले सकता है। मिड कैप अगर है तो वो 65% मिड में लेगा। मिड क्या होता है, 100 छोड़ दीजिए, तो वो 101 से लेके 150 जो तक, मतलब 100 जो टॉप लेवल की कंपनियां हैं उनको उनको छोड़ करके जो 101वीं से लेके और 250 तक, 100 के बाद 101 आएगा, फिर 150 जोड़ दीजिए इसमें, जो वो 150 हैं वो मिड कैप है। 65% उनको वहां लेना होगा, 35% कहीं भी लें। इसी प्रकार से स्मॉल कैप जी 65%, 250 के नीचे जितनी भी कंपनियां सब स्मॉल कैप तो है। सर एक क्वेश्चन ये है कि क्या जो म्यूचुअल फंड एजेंसीज हैं वो फॉरेन के शेयर में इंडिया का पैसा लगा सकती हैं? हाँ, लगा सकती हैं। बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे शेयर्स की वो फॉरेन के पैसा लगाती हैं। देखिए, स्कीम में एक डॉक्यूमेंट होता है, किम होता है, जी कि मेमोरेंडम होता है, और स्कीम को सेबी में लॉन्च करना पड़ता है, अप्रूवल मिलता है, इन्वेस्टर्स को बताना पड़ता है। हमारे इसमें डिस्ट्रीब्यूटर बताते हैं कि ये स्कीम है जिसमें फॉरेन में लगता है, पूरा फॉरेन में लगता है, 20-30% भी फॉरेन में लगता है। अलग अलग स्कीम्स हैं तो वो लगाती है फॉरेन में। फॉरेन में भी पूरा है, चलिए अब डिटेल में किसी केवल और- अमेरिका का, केवल चाइना का, मिक्स। अब सर आते हैं एक प्रश्न हमारा है सर कि जैसे कि हमारे देश में ज़्यादातर जनसंख्या ग्रामीण है, जी तो वहाँ पर एक रिमर फैला हुआ है कि शेयर मार्केट जोखिम से भरा हुआ रास्ता है। जी जी अगर हम वहाँ पैसा लगाते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में हमको मिले भी, या कभी कभी डूब भी जाता है।
जी जी जी। इस पर जरा अच्छी तरह प्रकाश डालें कि हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा कैसे। देखिए ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिनका दाम 5,000 था और 4 साल के बाद 5 रुपया हो गया। ये यूनिटेक कंपनी है, संजय चंद्रा उनका मालिक है, इस समय बाकायदा तिहाड़ जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने ये आशियाना वगैरह बनाया है। या इस समय ये जो सुशांत गोल्फ सिटी है, ये लोग भाई लोग भी जेल में हैं। अंसल जो इनका सिनेमा उपहार जल गया था, इन लोगों ने ये सब बनाया है। तो कंपनियां थोड़ा गड़बड़ करती हैं कोई, या व्यापार किसी का फेल हो जाता है तो शेयर का दाम गिर जाता है। तो ये बात काफ़ी सही है, एकदम सही है। आपने जो सोचा आशंका है एकदम है, डरना चाहिए। जी किसी भी चीज़ से, जानवरों से डरना चाहिए। जो एक खतरनाक जानवर है आप उससे डरिए। तो शेयर मार्केट से डरिए। आप जानते नहीं तो कोई मत वो काम मत करिए। म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में प्रवेश कराने का एक तरीका है। जैसे मुझे कोई किसी का इलाज कराना है, मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिट कर दिया, उनके पास पूरे सिद्धांत हैं इलाज करने के, उनके सिस्टम है, वो इलाज करते हैं। पहले बेहोश करते हैं, 6 घंटे भी ऑपरेशन चलते हैं, 10-10 घंटे चलते हैं, बाहर होके आदमी जीवित निकल आता है, एकदम बढ़िया रहता है जिंदगी भर। लेकिन एक दवाई भी खा करके आदमी रिएक्शन होके मर सकता है। तो सेल्फ मेडिकेशन जैसे WHO मना करता है, वैसे ही खुद कोई शेयर खरीदना नहीं चाहिए कि जब तक कि आपको बहुत जानकारी ना हो। जी मना तो कर नहीं सकता, डेमोक्रेसी है। लेकिन फिर भी सरकारों को ये पिछले 20-30 सालों से कोशिश करनी चाहिए थी कि जब जिसको जानकारी हो वही ये सब करे। शेयर ही नहीं है, लोग फ्यूचर ऑप्शन पहले जो है वो होता था, क्या बोलते हैं उसको, वो खरीद लेते थे। मतलब आपके पास है तो 1 ही लाख रुपया, लेकिन आपने 4 लाख का ले लिया। मतलब आपके तो कहने का आशय ये है कि हम पैसा उस व्यक्ति के पास इन्वेस्ट करें जो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानकारी रखते हैं। तो जो निवेश सलाहकार हो, जानता हो, जी उसके पास लाइसेंस हो, जैसे मेरे पास लाइसेंस है, हम्म, और वो व्यक्ति भी अच्छा हो। जी कई बार डॉक्टर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन मान लीजिए वो व्यक्ति नहीं अच्छा है तो गड़बड़ कर सकता है। कभी भी कोई स्पेशलिस्ट चुनिए तो उसमें 2 गुण होने चाहिए। एक तो क्षेत्र का, अपने उस विषय का ज्ञाता हो, और दूसरा वो व्यक्ति बहुत अच्छा हो जो दूसरे की चिंता करता हो। ये देख करके आप आइए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। शेयर मार्केट में जाने नहीं चाहिए। मान लीजिए हमको मछली खानी है तो हम तालाब जाने की जरूरत नहीं है हमको, हम तो होटल में या घर में खा सकते हैं। हम तालाब में जाएंगे, मगरमच्छ हमारा पैर काट लेगा, हमको पूरा लील ले जाएगा। तो जो क्षेत्र हमारे लिए हो वहीं हम जाएं, वर्जित क्षेत्रों में ना जाएं। शेयर मार्केट आम लोगों के लिए वर्जित ही समझना तो चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अभी तक हम लोग म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस के बारे में, तीसरा जो आपने शेयर मार्केट के बारे में बताया, तो NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्या वही कंपनियां अपना शेयर मार्केट में इशू कर सकती हैं जो NSE और BSE में रजिस्टर्ड हैं? देखिए NSE और BSE में जो रजिस्टर्ड हैं वही इशू कर सकती हैं। रजिस्टर्ड होने के बावजूद जब वो इशू करने जाएंगी दोबारा, तो उनको सेबी से फिर से परमिशन लेनी पड़ेगी। किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आज की कंपनी की हालत क्या है आपकी, तो ये सब देखते हुए कंपनी सेबी अलाउ करती है। इसके अलावा एक और भी एक्सचेंज हैं, जैसे कि MSME एक्सचेंज है। जी जी। तो MSME एक्सचेंज में भी लिमिटेड अमाउंट के लिए शेयर मार्केट में पैसा ला सकते हैं, और छोटे पब्लिक इश्यूज उसमें आते हैं। मान लिया 2 करोड़ चाहिए, 4 करोड़ चाहिए, उसकी बहुत अधिकृत जानकारी में अभी फिलहाल तैयारी नहीं है मेरी, जी जी। मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन वो भी एक्सचेंजेस हैं, लेकिन मेन जो वही एक्सचेंजेस जिसमें अरबों खरबों उठाए जाते हैं, तो वो सर है छोटा या बड़ा। नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है FD, फिक्स डिपॉजिट। ये फिक्स डिपॉजिट कैसे काम करता है बैंकों में सर? फिक्स डिपॉजिट में बैंकें जो हैं, जो भी भारत सरकार की अच्छी बैंकें हैं, प्राइवेट हैं, वो पब्लिक से पैसा ले लेती हैं। पब्लिक से पैसा लेने के बाद करीब उनको SLR और CRR वगैरह में उनको 30% करीब मेंटेन करना पड़ता है गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट, समझ लीजिए कि रिजर्व बैंक के पास। बाकी 60-70% वो पैसा लोन बांटते हैं। उसमें भी उनके पास होता है कि इतने प्रतिशत आप प्रायोरिटी सेक्टर में दीजिए, जी खेती में दीजिए, एजुकेशन लोन में दीजिए। सरकारी बैंकों में ज़्यादा अंकुश है, बाकी प्राइवेट सेक्टर के बैंक अपना दे सकते हैं। उनके लिए भी नियम है कि एक ही जो है वो क्षेत्र में ना दे दें, खाली स्टील की ही कंपनी को ना दे दें, एक ही उद्योगपति को ज़्यादा लोन न दे दें, क्योंकि पब्लिक का पैसा है ना, तो पब्लिक को लौटाना है। तो विविधीकरण वहाँ भी हो, तो सब लोन खेती में ही ना बांट दें, सब लोन इंडस्ट्री में ही ना दें। बीच में IDBI और ICICI ये जो मूल संस्थाएं थी, IDBI बैंक बाद में बना, ICICI बैंक बाद में बना, एक पहली संस्था थी ICICI, IDBI, ये सब सिक हो गई थी, ये बेकार हो गई थी, दोबारा से चालू हुई ठीक से। सर एक छोटा सा तो सवाल, पूरा का पूरा वो लोन देती थी इंडस्ट्री में। तो विविधीकरण हो, हर तरफ दें, और जहाँ फायदा हो वहाँ ज़्यादा दें। अच्छा, इसी क्रम में एक प्रश्न है सर कि जैसा कि अभी कुछ जानकारियाँ मिली थी कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने
87,000 करोड़ रुपए माफ़ कर दिए किसी अडानी साहब को। तो ये पैसा भी तो हमारे किसान वर्ग या हमारे देश की जनता का है, तो उसको कैसे वापस करेगी सरकार? देखिए, उसमें बात ये होती है कि जैसे एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसे कोई कंपनी है उसको लोन दिया वो लौटा नहीं पा रही है, तो एनपीए कई साल तक चलता है, तो उसकी वसूली की प्रक्रिया होती है। हर बैंक वसूली की प्रक्रिया लगाती है। बीच में मोदी सरकार एक बहुत अच्छा कानून भी लाई थी, तो उस वजह से भी बहुत सारी कंपनियां को या तो वो उनको देना पड़ेगा, नहीं तो वो उनके बिक गई वो कंपनियां और उनको दूसरे लोगों ने खरीद ली। जैसे भूषण स्टील थी, भूषण स्टील लोन फंसाई हुई थी, बहुत पैसा वो दे नहीं पा रही थी, तो वो बिक गई, वो जहां तक शायद जेएसडब्ल्यू स्टील या किसी ने खरीद लिया। तो ये सब प्रकार की प्रक्रिया हैं, ये सब चलता रहता है। लेकिन जब इस बात का समाधान हो जाता है बैंकों की ये वसूली योग्य नहीं है, तो कभी कभी अलग अलग मानक है जिनकी वजह से एनपीए को माफ कर दिया जाता है। अब कहीं माफ करने में कोई संस्थाएं गलती करें, मानकों को न माने, या मानक